हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में। इसमें राइट नाउ हम देख रहे हैं फेडरल सिस्टम वाले चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, अगर आप पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिए। आपके टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में आप जो आई वाला बटन देख रहे हैं उसको क्लिक करिए, आपको वो पहली वाली वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप पहली वीडियो देख कर यहाँ पर आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए हम लोग फेडरल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या क्या फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का कि कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं और कौन से फीचर्स यूनिटरी एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं। तो उसमें जो फेडरल फीचर्स थे वो हम देख चुके थे। अब हम यूनिटरी फीचर्स की बात करेंगे, विच कैन बी कॉल्ड यूनिटरी और एटलीस्ट नॉन फेडरल। देखिए, यूनिटरी और नॉन फेडरल आपको सेम चीज लग सकती है, दोनों सेम चीजें नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई चीज उतनी फेडरल नहीं है का मतलब ये नहीं कि बाकायदा वो यूनिटरी ही है, इसलिए इस टर्म को लक्ष्मीकांत जी ने यहाँ पे ऐसे यूज किया है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। सबसे पहले हमारे देश में सेंटर एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है ना। आपको बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत ही कम 100 में से शायद एक या उससे भी कम लोग बता पाएंगे हमारे हर 28 राज्यों में से हर राज्य के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं वो अपने राज्य की पूरी कैबिनेट का नाम नहीं बता पाएंगे। आप चीफ मिनिस्टर का नाम शायद जानते होंगे, आपके स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, आप नहीं बता पाएंगे। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी सबके नाम नहीं पता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? और सेंटर में सबको पता है, गडकरी फलाने के मिनिस्टर हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फलाने हैं, है ना। हर दिन आप न्यूज में उनको देखते रहते हैं। पासवान जी जो है वो क्या बोलते हैं उनको, फर्टिलाइजर्स के मंत्री हैं। ये तक जो खेती तो दूर दूर से कभी खेत देखे भी नहीं है, उनको भी पता रहता है कि फर्टिलाइजर के मिनिस्टर रामविलास पासवान है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे देश की, उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है। मैक्सिमम काम हमारे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रांग सेंटर है ये एक यूनिटरी फीचर है या नॉन फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या इसको कैसे कहेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ द सेंटर, कि बांटा तो गया है पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में, पर आधा आधा नहीं बांटा गया है। ज्यादा हिस्सा सेंटर को दिया गया है। मतलब दो भाई हैं, अगर दो भाई में प्रॉपर्टी बटी है तो बड़े भाई को ज्यादा प्रॉपर्टी दी गई है, बड़ा भाई सेंटर है, स्टेट छोटा भाई है। जनरली ये कॉमन सेंस से सबको इस बात का एहसास है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट भले भाई भाई हों, अलग अलग नहीं है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा भाई है और स्टेट गवर्नमेंट छोटा भाई है। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट जो है उसमें स्टेट लिस्ट से ज्यादा सब्जेक्ट है। ये पॉइंट याद रखने का आपसे पूछा जा सकता है। यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट है। उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्डली, सेंटर है उसके एक कॉन्करेंट लिस्ट भी है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट, पर उसमें सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी, यानी सेंटर जो कानून बनाएगा वो स्टेट के कानून को ओवरराइड कर देगा, है ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, जज के सामने लॉयर कहता है ऑब्जेक्शन मिल लॉर्ड, जज कहते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, आपका ऑब्जेक्शन हम नहीं मानते, खारिज किया जाता है। तो वैसे ही स्टेट का जो लॉ है उसको सेंटर ओवर रूल कर सकता है। फाइनली, जो पावर्स रेसिड्यूरी हैं, है ना, यानी जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, लिस्ट बनाने वालों के ध्यान में नहीं आया, बाद में इशू केम अप, उसको रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। यूएस में वो स्टेट्स में वेस्ट कर दी गई है कि जो भी किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है वो स्टेट्स के पास चली जाएंगी, पर इंडिया में जो भी रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 3 पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द सेंटर वेरी स्ट्रांग। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो स्टेट्स हैं यहाँ इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो यही है, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स का अस्तित्व ही खत्म कर सकती है। ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, उसका एरिया चेंज कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, और ये काम वो सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकती है, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्टेट्स को बिल्कुल भी एज सच, मतलब गवर्नेंस के लिए एक यूनिट बनाया गया है स्टेट को, पर उसके अलावा स्टेट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ये जो लाइन है बड़ी फेमस लाइन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कि इंडिया, द इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्या ऐसे कोई स्टेट्स आप जानते हैं जो बढ़ गए या पहले स्टेट थे अब स्टेट नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं, जम्मू और कश्मीर इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। वो स्टेट था, उसको बांट दिया गया, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, फिर देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हर राज्य का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
जनरली जो भी एक फेडरेशन होती है उसमें एक राज्य अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार रखता है। इंडिया में ऑन द कॉन्ट्ररी नो सच पावर इज गिवन टू द स्टेट्स। ठीक है, किसी भी राज्य का, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान था सितंबर 2019 तक, उसके बाद से अगस्त 2019 तक, उसके बाद से उसका भी अपना सेपरेट जो संविधान था वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बारे में जो नोट दिया गया देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। 2019 तक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370, जो कि अब नहीं है, सबको पता है, और इस पर गारंटी के साथ क्वेश्चन आने वाला है इस बार। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बाकी फेडरेशंस की तुलना में कम रिजिड है। ठीक है, इट इज रिजिड, इट इज नॉट कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, बट इट इज लेस रिजिड। 100 के ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे, 100वां अमेंडमेंट जीएसटी अमेंडमेंट था, तो इसी से समझ में आता है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस हमने आसान रखा है। ठीक है, तो ये अब देखिए अमेंडमेंट आसान है तो इसका फेडरेशन से क्या ताल्लुक है, सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से सोचिए इसके बारे में। वो क्या इसका मतलब है कि अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज तो करते नहीं है, तो अमेंडमेंट करने का पावर एक तो सेंटर के पास में है, पार्लियामेंट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एक तो सेंटर के पास में है, स्टेट के पास नहीं है। दूसरा, इतना आसान बनाया गया है कि एक तरह से आप कह सकते हैं सेंटर जब मन में आए अपने कानून बदल रहा है, संविधान को बदल रहा है, कानून बना रहा है, उसके बनाए कानून स्टेट के ऊपर लागू हो जाते हैं, स्टेट ना भी चाहे तो, और वो स्टेट्स को खत्म कर दे सकता है ना, तो कोई तो पावर बची नहीं स्टेट के पास। तो अमेंडमेंट अगर लेस रिजिड है, इसका मतलब है कि सेंटर जैसे तैसे चाहे जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, स्टेट्स के का इसमें कोई से नहीं है। मैक्सिमम मामलों में स्टेट्स का इसमें कोई से नहीं है, जिन मामलों में से है भी उसमें भी आधे स्टेट रेटिफाई कर दें तो अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बाकी आधे उस अमेंडमेंट को टेकअप भी ना करे, भले रिजेक्ट ही कर दे सबके सब, तो भी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो एज सच तो देखा जाए तो स्टेट्स का उतना पावर नहीं बचा है इसमें। ठीक है, यूएस में द स्टेट्स कैन प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भले अकेले कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन देश का नहीं अमेंड कर सकता है, जाहिर सी बात है, पर वो प्रपोज जरूर कर सकते हैं। भारत में तो प्रपोज तक करने का उनको अधिकार नहीं है, मीडिया में बयान दे सकते हैं शायद, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन की जो बात है वो भी सबको बराबर बराबर नहीं है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स को मिलती है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे मिलती है। ठीक है, इसलिए देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपसे किसी ना किसी स्टेट पीएससी में जरूर पूछा जाएगा। जो राज्यसभा में हर एक स्टेट की इंडिविजुअल मेंबरशिप है वो 1 से 31 तक वेरी करती है, यानी कोई ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनका सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है राज्यसभा में, और ऐसे बड़े स्टेट्स भी हैं, मेरे ख्याल से यूपी होगा ये, जहां से 31 रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में पहुंचते हैं। यूएस में क्या है, क्योंकि सब राज्य एक साथ आके अग्रीमेंट साइन करके अपना देश बनाए हैं, तो उसमें किसी भी देश को ज्यादा अगर तरजीह दी जाएगी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, तो वो उनके अग्रीमेंट के खिलाफ हो जाएगा, है ना। तो वहां जो अपर हाउस है यूएस का सेनेट, उसमें हर 50 राज्यों में से हर राज्य से 2-2 लोग जाते हैं, 100 मेंबर होते हैं सेनेट के वहां पे। ठीक है, अपर हाउस में। इमरजेंसी प्रोविजन की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको कि प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है और स्टेट्स जो हैं वो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन याद करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ये लाइन लिखी रहेगी कि द इमरजेंसी प्रोविजंस कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन, और जिनको ये बात क्लियर नहीं है वो बोलेंगे कि यार ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया, पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी थोड़ी ना बन जाता है, कुछ चेंजेस होते हैं, पूरा नहीं होता है, तो वो इसको फॉल्स मार्क करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर यूनिटरी बन जाता है। ठीक है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया के और किसी फेडरेशन में नहीं पाया जाता है। ये भी याद करने की बात है, मेंशन करने की बात है। जब भी अलग अलग फेडरेशंस के बीच में तुलनात्मक अध्ययन की बात होगी तो ये जरूर आप बोलेंगे कि हमारी फेडरेशन में ऐसे ऐसे फीचर हैं जो दुनिया के और किसी फेडरेशन में नहीं है, तो हमारी फेडरेशन को आप बाकी फेडरेशन से तुलना तो मत ही कीजिए। ठीक है, फिर सिंगल सिटीजनशिप,
जनरली किसी भी फेडरेशन में राज्य का भी सिटीजन होता है और देश का भी सिटीजन होता है, पर हमारे देश में सिर्फ देश का सिटीजन होता है। ठीक है, और जो फेडरल स्टेट्स हैं, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर फेडरेशन में जनरली, अमेरिका में भी होता है, राज्य का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, राज्य का अपना अलग संविधान है, कई मामलों में अपने अलग अलग कानून चलते हैं, अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी उन्होंने बना लिया है। उनकी जुडिशरी आप देखिए एक तरह से पूरी पूरी अलग होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एक ही सिस्टम ऑफ कोड इन्फोर्स करता है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसके लिए आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसे ही आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाओगे, आपको कोई एक स्टेट कार्डर दे दिया जाएगा। जिंदगी भर के लिए आप उसी स्टेट का हिस्सा रहेंगे, उस स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे। बीच बीच में सेंटर पे, दिल्ली में डेपुटेशन पे आते रहेंगे, वरना उसी के डिस्ट्रिक्ट्स में घूमते रहेंगे, उसी के कैपिटल में रहेंगे। ठीक है, पर आप एक ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा रहेंगे। आपकी अपॉइंटमेंट, आपके पेज और पर्क्स वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी, जिसको कहते हैं कि जो जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो हमारे शरीर को पूरा उठाए हुए है। सोचिए हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हम तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे, बोरे की तरह पूरा जमीन में क्या बोलेंगे उसको, पसर जाएंगे। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी हमारे देश का आयरन ढांचा है, लॉ का ढांचा है हमारे देश का ब्यूरोक्रेसी। वही जब स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलाती है, उसमें भी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग ही हर डिपार्टमेंट के, हर जिले के हेड होते हैं। ठीक है, तो उसी से समझ जाइए कि ये कितना बड़ा एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ये एक लेसर नोन पॉइंट है, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि जो सीएजी हैं वो न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट भी ऑडिट करते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे अटॉर्नी जनरल स्टेट का होता है, सेंटर का होता है, और स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होता है, तो आपको लगेगा कि स्टेट का अपना अलग अकाउंटेंट भी होता होगा, ऑडिटर जनरल भी होता होगा, पर ऐसा नहीं है। सीएजी ही स्टेट के भी और सेंटर के भी अकाउंट चेक करते हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट और रिमूवल राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो किसी स्टेट की राय नहीं लेते हैं। ठीक है, अमेरिका का जो कंट्रोलर जनरल है, जो कमेंसुरेट पोस्ट है अमेरिका की इस तरह की, तो वो स्टेट्स के अकाउंट नहीं ऑडिट करते हैं, क्योंकि वो एक फेडरेशन है, स्टेट अपना अकाउंटेंट रखते हैं, ऑडिटर रखते हैं, पर यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर जो स्टेट्स की लिस्ट है, स्टेट्स को अपना अलग सब्जेक्ट का लिस्ट दे दिया। ठीक है भाई, अपना अपना देखो, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे, पहले तो बताइए लिस्ट जो है वो कौन से शेड्यूल में आते हैं। शेड्यूल्स को कैसे याद किया जाए, टीयर्स ऑफ वोल्ट पीएम, ये मैंने वीडियो डाला हुआ है कल ही, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, फटाक से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 7th शेड्यूल में आता है स्टेट्स की लिस्ट। तो उसमें आपको देखना है कि जो स्टेट्स को उनकी लिस्ट दे दी गई, इस सब्जेक्ट पे आप ही कानून बनाओगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ मामले हैं कि जो लिमिटेड स्फीयर ऑफ अथॉरिटी उनको दिया गया है, थोड़ा कुछ एरिया में उनको बोला गया है कि चलो तुम्हें देते हैं, उसमें भी स्टेट्स का एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं है, उसमें भी सेंटर घुस सकता है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है अगर राज्यसभा इस बात के बाबत एक रेजोल्यूशन पास कर दे इन द नेशनल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है, याद रखिए। क्या पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, बशर्ते राज्यसभा पहले इस बात को कहती हुई एक रेजोल्यूशन पास कर दे अपने यहाँ कि नेशनल इंटरेस्ट में हम चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट एक कानून बनाए। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बिना इमरजेंसी के किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपातकाल में किया जा सकता है, बिना आपातकाल के भी इसको किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जिनको नहीं पता है वो गलत मार्क करके आएंगे इसको। गवर्नर का अपॉइंटमेंट, सबसे बड़ी चीज तो यही है। अब देखिए, ये जो ऑफिस है, कहते हैं कि ये कनाडा से लिया गया है, पर पर्सनली मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है, जो ब्रिटिश सरकार प्रिंसली स्टेट्स में अपना रेजिडेंट रखती थी। ठीक है, अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे कि अवध में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसने रिपोर्ट भेजी थी गवर्नर जनरल को, जो कि उस समय कौन थे, डलहौजी थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, पर मैं हिस्ट्री तो भी पढ़ा नहीं रहा हूं।
तो आई कैन गेट अवे विद इट। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अवध में जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे, हर प्रिंसली स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स अपना एक रेसिडेंट रखती थी, थोड़ी फौज की टुकड़ी भी रखती थी, ठीक है। तो रेसिडेंट ने एक रिपोर्ट भेजी गवर्नर जनरल को कि यार अवध में हालत बड़ी खराब है, यहाँ ठीक से सरकार चल नहीं रही है, बड़ा यहाँ पे अराजकता फैली हुई है, जनता बड़ी त्रस्त है। तो क्या बोला डलहौजी ने कि भाई वहां के राजा को हटा दो और हम अवध को अपने अंडर में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सत्ता का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। आप देखिए हमारे देश में भी गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं सेंटर को कि यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया जा पा रहा है, संवैधानिक ढांचा टूट रहा है इस राज्य के अंदर में, तो केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देती है। हुई ना एकदम उसी तरह की बात। तो एकदम मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा एक सोर्स गवर्नर के ऑफिस का वो ब्रिटिश रेसिडेंट का ऑफिस है। जैसे ब्रिटिश रेसिडेंट प्रिंसली स्टेट्स में काम करता था, मोर और लेस गवर्नर केंद्र का एजेंट के तौर पे राज्य में काम करता है। ये बात कोई गवर्नर के अपमान करने वाली नहीं है, लक्ष्मीकांत में ही मेरे ख्याल से लिखी हुई है, और अखबारों में भी जब भी गवर्नर के रोल की समीक्षा की जाती है ये लाइन आती है, द गवर्नर्स एक्ट एज द सेंटर्स एजेंट इन द स्टेट एंड इट इज बाय डिजाइन, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा डिजाइन किया है क्योंकि जब हमारा देश बना था तब लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं था कि इतने सारी विविधताओं से भरे हुए राज्य एक साथ मिलकर रह पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम इंडिया को एकजुट रख सकें। उस समय की मैगजीन्स वगैरह, उस समय के अखबारों के आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, मैक्सिमम लोग यही कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा 20 साल चलेगा ये देश, इतनी ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ ये देश नहीं चल सकता है। इतनी ज्यादा विविधताएं और यूगोस्लाविया में थी और सोवियत संघ में थी। यूगोस्लाविया भी टूट गया और सोवियत संघ भी टूट गया, भारत बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया था कि हमारा देश एक रहे। इस देश की एकता के लिए ही स्टेट्स को बहुत कम अधिकार दिए गए और गवर्नर को वहां बिठा के रखा गया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि यहाँ पे दाएं का बाएं हो रहा है किसी भी मामले में, तो बिना कोई बहुत ज्यादा चू चपड़ किए हुए, बिना बहुत ज्यादा प्रयास किए हुए ही गवर्नर सिर्फ एक चिट्ठी लिख देंगे केंद्र को। गवर्नर से रिपोर्ट मांग ली जाती है, लिखित में रिपोर्ट मांगी जाती है कि बताइए आपके राज्य में कानून व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था कैसी चल रही है, और फोन करके बता देते हैं कि भैया लिख के भेज दो कि नहीं चल रही है। वो लिख के भेज देते हैं कि नहीं चल रही है, लग गया जी राष्ट्रपति शासन, खत्म हो गई स्टेट की ऑटोनॉमी, है ना। तो ये जो अपने आप में बताता है कि संविधान निर्माताओं ने ही स्टेट्स को ज्यादा अधिकार नहीं दिए, इस संविधान को बिल्कुल यूनिटरी फॉर्म से ही रखा है और स्टेट बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए। एक तो अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग भाषा के लोगों को लगे कि यार हमारा भी कुछ है, हमारी अपनी अलग सरकार है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी सही रहता है, वरना यहां तो सब कुछ मामला यूनिटरी ही चल रहा है। फिर इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, राज्य की अपनी इलेक्शन कमीशन होती है, पर इस बात में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव कंडक्ट करती है। इस बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको वहां की सरकार ने हटा दिया था। कैसे हटाया था? स्टेट तो हटा नहीं सकता बिना महाभियोग चलाए हुए। उन्होंने उनका टेनियर कम कर दिया था। उन्होंने अपने यहाँ अमेंडमेंट किया रूल्स में और बोल दिया कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्शन कमिश्नर है वो 3 साल ही बस चलेंगे, उनकी ऑफिस 5 साल नहीं चलेगी। तो उनका ऑफिस खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कोरोना के बीच में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे, राज्य सरकार कराना चाह रही थी। उन्होंने इसको आंध्र हाईकोर्ट में चैलेंज किया। आंध्र हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल, जैसे उनका ऑफिस, इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की तर्ज पे चलता है, और जैसे एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जब तक वो सर्व कर रहा है उसके सर्विस कंडीशंस में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है ताकि उसको मजबूर न किया जा सके कोई फैसला लेने के लिए, वैसे ही इलेक्शन कमीशन के सर्व करते में उसका टेनियर कम नहीं किया जा सकता है। आप रूल्स चेंज करके टेनियर कम कर सकते हैं, अगला जो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो अब सिर्फ 3 साल सर्व करेगा, पर करंट जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके टर्म्स ऑफ सर्विस को गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने की बात है। मैं मेरी कई करंट अफेयर्स की वीडियो में ये बात कह चुका हूं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कंडक्ट कराता है, तो विधानसभा के चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? उसके चुनाव नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है। हेंस देयर इज एन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी इन इंडिया। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और स्टेट्स का इसमें कोई से नहीं होता है। ठीक है, यूएस में जबकि हर राज्य की अपनी अलग एक इलेक्शन मशीनरी होती है। कई जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, कई जगह बैलेट से होती है, कई जगह डाक से भेज सकते हैं, वहां सब अलग ही हिसाब चलता है। फिर पार्लियामेंट को एक वीटो का भी ऑप्शन है ओवर स्टेट्स बिल्स। गवर्नर क्या कर सकता है?
स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ पर्टिकुलर टाइप के अगर बिल्स पास हो गए हैं तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। प्रेसिडेंट जो है वो एक बार अपना असेंट टू सच बिल्स विदहोल्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। और सेकेंड टाइम भी अगर वो वही बिल वापस भेज देती है असेंबली तो सेकेंड टाइम भी प्रेसिडेंट अपना असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जब भी क्वेश्चन आएगा जिनको नहीं पता है वो गलत मार्क करके आ जाएंगे। जब पार्लियामेंट कोई बिल प्रेसिडेंट को भेजती है, प्रेसिडेंट एक बार वापस भेज सकते हैं, दोबारा उसको अगर पार्लियामेंट वैसा ही वापस भेज देती है प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट उसको फिर वापस नहीं भेज सकते, वो मजबूर है साइन करने के लिए। पर अगर कोई स्टेट असेंबली बिल पास करती है तो पहले तो हर बिल राष्ट्रपति के पास जाता नहीं है, गवर्नर साइन कर देते हैं। और कुछ पर्टिकुलर टाइप के बिल गवर्नर को जो भी लगता है अगर कोई पर्टिकुलर कंसिडरेशन हो तो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, राष्ट्रपति उसको साइन करने से मना कर सकते हैं, और एक बार नहीं बार बार। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू स्टेट असेंबली बिल्स द प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो। बिल्कुल इस पॉइंट को लिख लीजिए। पार्लियामेंट के इस टर्म में वो सिर्फ सस्पेंसिव वीटो एंजॉय करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वीटोज एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पढ़ के तुरंत गूगल करके पढ़ लीजिए लिस्ट। बाकी मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आ रहा है तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टेट असेंबली बिल्स प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो पावर्स। ठीक है, अब इस सिस्टम को क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर बात की गई उससे ये तो क्लियर है कि भारत का संविधान ट्रेडिशनल एक फेडरेशन नहीं है, जैसे बाकी फेडरल सिस्टम्स हैं यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उस तरह का नहीं है। और बहुत ज्यादा यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स इसमें है। देखिए अगेन यूनिटरी लिखा है, साथ में नॉन फेडरल भी लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने इस बात को चैलेंज किया है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असल में फेडरल है भी। केसी वीर जो भी है उन्होंने कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, लगभग फेडरल है, पूरा फेडरल नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो स्टेट है, जो यहाँ की सत्ता है, राज व्यवस्था है, वो एक यूनिटरी स्टेट ही है, थोड़े बहुत फेडरल फीचर्स हैं, मेनली यूनिटरी ही है। के संथानम ने क्या कहा है कि दो फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल की बजाय यूनिटरी ज्यादा लग रहा है। वो कौन से दो फीचर हैं? फाइनेंशियल स्फीयर में सेंटर का डोमिनेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स अपॉन द सेंट्रल ग्रांट्स। जीएसटी आने के बाद से तो ये बात और एब्सोल्यूट हो गई है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक पावरफुल कमीशन जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टेट्स में भी कंट्रोल करता है। अब खैर प्लानिंग कमीशन नहीं रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया प्रैक्टिकली एक यूनिटरी स्टेट के जैसा ही काम कर रहा है और स्टेट्स वगैरह जो है वो बस एक फॉर्मेलिटी ही प्ले कर रहे हैं फेडरेशन की। उनकी बहुत फेमस किताब है शायद, तो वहां से कोट किया गया है। लेकिन कुछ दूसरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अग्री नहीं करते हैं। पॉल एप्पल भी कह रहे हैं कि इंडिया का सिस्टम एक्सट्रीमली फेडरल है। ये जो थोड़ा ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया मुझे लग रहा है। एक्सट्रीमली फेडरल क्या होता है? बोरिस जॉनसन ने बोला कि ये एक तरह का बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, थोड़ा ले दे के चल रहा है। इवॉर जेनिक्स ने क्या बोला है? इट इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जनरली यही माना जाता है, फेडरेशन ही है, थोड़ी यूनिटरी टेंडेंसीज इसमें ज्यादा है। इसमें और क्या बोला है कि जो यूनिटरी फीचर्स आप जिसको बोल रहे हैं, दे आर बेस्ड जस्ट सेफगार्ड्स फॉर इन्फोर्सिंग नेशनल यूनिटरी एंड ग्रोथ। जो मैंने आपको बताया, नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ के लिए ही कुछ सेफगार्ड रखे गए हैं, अदरवाइज प्रोसेस हमारा पूरा फेडरल ही है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि इंडिया का फेडरलिज्म एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये टर्म बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म, ये तीन टर्म्स आपको पता होने चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की जो फेडरेशन है ये एक नई तरह की फेडरेशन है विच इज टेलर मेड टू मीट इंडियाज पिक्यूलियर नीड्स। पिक्यूलियर मतलब एकदम अलग, सबसे हटके। हमारी जो नीड्स हैं, हमारा जो आइडेंटिटी है सबसे हटके है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा फेडरल सिस्टम भी सबसे हटके है। ठीक है, अंबेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि एक ड्यूअल पॉलिटी स्टैब्लिश करता है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट है, सबका अपना पार्लियामेंट, असेंबली, कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह सब है। ठीक है, दोनों ये जो यूनियन और स्टेट है
दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनाया गया है, दोनों अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करते हैं। येट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये समय और ज़रूरत के हिसाब से या तो यूनिटरी बन सकता है या फेडरल बन सकता है। अगर कोई विशेष सर्कमस्टेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो स्टेट जैसे चाहे अपना कानून बना सकते हैं, कोई तो रोक नहीं रहा है। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस हुआ तो प्रेसिडेंट उसके बिल को वीटो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली 99% बिल्स को प्रेसिडेंट वीटो नहीं करेंगे। तो इन 99% ऑफ द केसेस द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। अगर जरूरत पड़ गई तो यूनिटरी होने की उसको एबिलिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इज दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज पार्टीशन्ड between the centers and the states, not by any law which is made by the center but by the constitution itself। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये काम कर रहा है, ठीक है। स्टेट्स सेंटर के ऊपर अपने लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के लिए डिपेंडेंट नहीं है। सेंटर उनकी अथॉरिटी गायब नहीं कर सकता है, हालांकि सेंटर उनको यूटी बना सकता है, ये तो हमने देखा अभी। और बहुत ही यूनिक केस है, इतने स्टेट्स हैं हमारे देश में, सिर्फ एक को यूटी बनाया गया है, ऐसा तो नहीं है, बहुत ही रेयर केस में सब होता है। एसआर बोम्मई का जो केस था बहुत ही फेमस 1994 का, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनली ये एस्टैब्लिश किया था कि किसी भी सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है। ये मामला किसी भी राज्य सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, ये सीधा गवर्नर राष्ट्रपति को बोल दे कि सर यहाँ किसी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, और राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे तय किया जाएगा। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, उसमें अगर सरकार गिर जाती है तो गवर्नर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अभी कई राज्यों में जब सरकारें गिरी, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के एमएलए खरीद लिए और अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, तब ये बार बार ये एसआर बोम्मई केस का जिक्र होता था। उस केस में ये भी बोला गया कि जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कि ठीक है सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो है वो बस सेंटर के दूसरे अंग हैं, सब बस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। द स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, दे आर नॉट सैटेलाइट्स और एजेंट्स ऑफ द सेंटर, ये याद रखने की बात है, ठीक है। जो सेंटर को, जो स्टेट्स को स्फीयर अलाउ किया गया है उसमें स्टेट सुप्रीम है। इमरजेंसी और दूसरे किसी सिचुएशन में ये पावर सेंटर ओवरराइड कर देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्ट, ये फेडरल स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर नहीं है, बिल्कुल बेसिक फीचर है। बस एक्सेप्शनल केस में सेंटर का पावर ज्यादा हो जाता है, स्टेट के ऊपर चले जाता है, ठीक है। बोला गया कि दो कंसिडरेशंस हैं, एक नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर, जब सब कुछ नॉर्मली चल रहा है तब क्या होगा, स्टेट्स की बाकायदा अपने एरिया में ऑटोनॉमी है। दूसरा, नीड फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कुछ हो जाएंगे तब हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होगी, और नेशनल यूनिटी को हमको अपना पहला उद्देश्य बनाना पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी समय में स्टेट्स की अपनी ऑटोनॉमी स्टेट्स एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फेडरल स्पिरिट किस किस ट्रेंड में, हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के किस किस ट्रेंड में फेडरल स्पिरिट दृष्टिगोचर होती है, दिखती है। पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका बेलगाम के ऊपर, बेलगाम करके एक जिला है, बेलगाम हिंदी वाला बेलगाम नहीं, विदाउट कंट्रोल, बेलगाम करके एक जिला है, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि हमारा है और कर्नाटका के लोग कहते हैं कि हमारा है, ठीक है। तो उसको लेके जो डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट कैसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉर्ट आउट किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला दे दिया, बोल दे भाई यही होगा, आज से आप लोग मान लो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यानी ये फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो कावेरी रिवर शेयरिंग विवाद है, पानी का विवाद, वो भी अलग से सुप्रीम कोर्ट उसमें ट्रिब्यूनल वगैरह बना रहा है, उससे हो रहा है। रीजनल पार्टीज जो है उभर रही हैं और राज्यों में पावर में आ रही हैं। इससे पता चलता है कि राज्य की राजनीति अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखती है केंद्र से अलग। सिर्फ केंद्र की पार्टियां ही राज्य में सरकार नहीं बना रही हैं, राज्य की अपनी अलग अलग पार्टियां हैं, ठीक है। नए नए राज्य बन रहे हैं। राज्य जो फाइनेंशियल ग्रांट वगैरह सेंटर से मांगते हैं कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, तो सेंटर कई बार कई मामलों में देती है। कई मामलों में सेंटर बोलते हैं, राज्य कहते हैं कि अरे सेंटर इस मामले में कैसे इंटरफेयर कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, ठीक है। आर्टिकल 356 बार बार राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज सेंटर मनमाने तरीके से नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया
SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में ये पूरी बात आई थी, चैप्टर 16 में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की कवरेज। पार्ट 1 मुझे उम्मीद है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपने देखा होगा, दोनों आपको पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी सुन ली है, आपको ये चैप्टर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर टाइम है तो एक बार रिवाइज करना बिल्कुल एडवाइस किया जाता है, पर इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू अगर आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।